नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। आज के चैप्टर में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जहां पर हम बात करेंगे किंगडम, किंग एंड एन एंशिएंट रिपब्लिक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केवीएस के लिहाज से भी, और अब तो नेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके लिहाज से भी आप हिस्ट्री को कभी भी पढ़ सकते हैं, एक ऐसी चीज जो ना बदलने वाली है पर आपको एक बेहतर स्कोर दे सकती है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। क्लास 6 का जो स्टैंडर्ड है और अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3000 ईयर्स अगो ये कह रहे हैं कि भाई किंगडम की बात करेंगे, हम किंग की बात करेंगे, हम एंशिएंट रिपब्लिक की बात करेंगे, राइट। अगर आपको ध्यान में है तो इससे पहले कल वाले लेक्चर में मैंने आपको मेगालिथिक के बारे में, थोड़ा बहुत जनपद के बारे में, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं यानी अर्ली वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, जहां पर मैंने बात की थी कि किस तरीके से उनका जो कैटेगराइज, जो उनका वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन जो है उनका काम के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर है। तो आज हम उससे थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं लेक्चर को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजा के जो है उसके रूल रेगुलेशन के बारे में, उसकी पावर के बारे में। स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, अब यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्र नहीं रह गए हैं। किंगडम्स की बात हो रही है, रिपब्लिक्स की बात हो रही है, गणों की बात हो रही है, गणराज्यों की बात हो रही है। ठीक है, ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था प्रीवियस लेक्चर का। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ आज के किंगडम, किंग एंड एंशिएंट रिपब्लिक, यानी राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए, यानी अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अश्वमेध यज्ञ से जोड़कर हमेशा सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से कि किसने किसने किया और क्या होता है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं मैप का इंट्रोडक्शन दे दूं। जितने भी नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं और जिनको मैं अभी सर्कल मार्क करूंगी, खास तौर पर मैं बात करने जा रही हूँ मगध की। राजगृह नजर आ रहा होगा आपको, अंग है चंपा, उसके ऊपर वज्जी है, मल है, काशी है, अयोध्या, कोशला, और यहाँ पर सूरसेन है, मत्स्य। आगे चलते हैं अवंती की तरफ, चेदी है यहाँ पर। और साथ में जो काफी इंपॉर्टेंट है, अस्माक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कुछ जन और कुछ यहाँ पर जनपद है, जिनसे कि सवाल हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में अगर आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है, तो इस मैप को बहुत ध्यान से करके जाइए। खास तौर पर उनके जो स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स के साथ जो भी कैपिटल्स हैं उनको जरूर याद कीजिए। लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मैंने स्टेट्स के साथ साथ उसकी कैपिटल और प्रेजेंट जो प्लेस है वो भी मेंशन किया है, तो उसको याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी शासक। इससे पहले किसके बारे में हमने बात की, हमने कहा राजा के बारे में। तो हमने ये जाना कि 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे। राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जो काफी प्रतिष्ठित, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक प्रॉस्पेरस यज्ञ के तौर पर देखा जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता है, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होगा, जनपदों के राजा के रूप में जाना जाता था। और मैंने कल भी यहाँ पर बताया था कि जन का मतलब क्या है। जन जो का मतलब होता है, जनपद से ये शब्द निकला है, उसको हमने कहा है जन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। खास तौर पर हमने यहाँ पर किंग के बारे में, फिर हमने रूलिंग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया। अब हमने 2 बार ही डिस्कस किया कि भाई किंग जो है, जो अश्वमेध यज्ञ करता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो हम अब ये जानेंगे ये है क्या। मैं डिटेल में जो लिखा है उसके ऊपर न जाकर आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। होता ये है कि भाई मान लो कोई राजा है, वो इतने बड़े एरिया में रह रहा है। जस्ट मिनट, इतने बड़े एरिया में कोई राजा रह रहा है यहाँ पर। अब राजा को ये साबित करना है कि वो बहुत पावरफुल है, तो पावरफुल करने खुद को और संपन्न और प्रॉस्पेरस और पावरफुल बनाने के लिए परफॉर्म क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ। और कौन करवाता था, वहां के उस वक्त के ब्राह्मण ऋषि मुनि करवाया करते थे। इस यज्ञ के बाद यहाँ पर राजा एक घोड़े को छोड़ा करता था। ठीक है, अब क्या होगा, ये घोड़े को छोड़ने के बाद यहाँ पर अनाउंस किया जाता था कि इस घोड़ा, ये घोड़ा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं ABCDE करके बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, अगर ये घोड़ा यहाँ से घूमता हुआ वापस किंग के पास आ जाता है,
तो ये माना जाता है कि भई घोड़े को किसी ने नहीं रोका है, इसका मतलब जितना एरिया घोड़ा घूम चुका है, वो पूरा का पूरा राज्य किसका है? राजा का है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बाय द वे कोई पर्सन अगर राजा के घोड़े को रोकता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो घोड़ा कहीं न कहीं ये डिनोट करता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया के राजा ने उस घोड़े को रोका है, वो चाहता है कि भई मैं अपना राज्य तुम्हें नहीं दूँगा और अपने राज्य को तुम्हें पाने के लिए मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, ए राजा के बीच में और जो ओरिजिनली राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उसके बीच में लड़ाई होती है। जो लड़ाई में जीतता है, उसके हाथ में पावर आती है। वो पावर अब डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और द वे यू परफॉर्मिंग द बैटल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है? एक दूसरे के सामने आप किस तरीके से अपने युद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रही अश्वमेध यज्ञ की बात। नोट्स में आप आराम से पॉज़ करके या फिर पीडीएफ निकाल के हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कल हमने किसकी बात की थी? कल हमने यहाँ पर बात की थी वैदिक एज के बारे में। तो वैदिक एज में मैंने बताया कि ऋग्वेद सिर्फ लिखा गया है। जितने भी कैटेगरी वहाँ पर या वर्गीकरण किया गया है, काम के आधार पर किया गया है। ठीक है? अब हम बात करें उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में या काल के बारे में, तो वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद नहीं लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान रखें, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद लिखे गए हैं। जो आपको ध्यान में रखना है, उपनिषद का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान को ग्रहण करता है। वर्ण का मतलब पुरोहित ने लोगों को 4 भागों में बाँटा है, तो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करेंगे, क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, वैश्य यहाँ पर ट्रेड करेंगे, शूद्र यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द 3 कैटेगरीज़ है उनकी सेवा करेंगे, तो इस सर्विंग का काम करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे स्लाइड नंबर 4 की तरफ। जनपद अगेन, जनपद जो है वो शब्द निकला है यहाँ पर पीपल जो लाइव है उनकी जो लाइफ है उनसे, यानी जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जन, बसने की जगह जो होती है जहां पर लोग बसते हैं। महायज्ञ को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा हुआ करेगा, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया है। इसके साथ साथ वहां पर चावल, गेहूं, पैडी, जौ, दाल, सीसम, मस्टर्ड वहाँ पर काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता था, तो सीधी-सी बात है अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर लैंड फर्टाइल है इट मीन्स व्हाट हमारे पास सोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप एग्रीकल्चर 2 तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है, ज़मीन को खोदने के लिए सोर्सेज़ अच्छे हैं, तो सोर्सेज़ कहाँ से आ रहे हैं? आयरन से आ रहे हैं। ठीक है? तो आयरन क्या है अब अवेलेबल हो चुका है पोस्ट वैदिक एज में जाते-जाते जनपद, महाजनपद जब क्रिएट होते हैं, उससे पहले लोहा, अतरंजी खेड़ा को छोड़कर कहीं पर भी नहीं पाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एटा ये 3 महत्वपूर्ण जनपद है जो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर और एटा का तरंजी खेड़ा। मैंने नाम अभी भी लिया इसका। ठीक है? हमने जन की बात की, नंबर स्लाइड नंबर 6 में हम महाजनपद की बात करेंगे। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए अचानक से, क्यों हो गए? क्योंकि पावर सडनली आपके हाथों में आ गई। ठीक है? अब यहाँ पर जब पावर आपके हाथों में आ गई तो आप क्या करेंगे? राजधानियाँ बनाएँगे, किलेबंदियाँ करेंगे। किलेबंदियों के बाद आप विशाल और ऊँची इमारतें खड़ी करेंगे और इमारतें क्या दिखाती हैं? ऊँची-ऊँची इमारतें आपकी समृद्धि को दिखाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 21st सेंचुरी में कार लेकर चलना, ब्रांडेड कपड़े पहनना आपको क्या दिखाते दैट यू आर वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, राइट? नियंत्रण करना ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सरल हो गया। अब जब आप बड़ी-बड़ी दीवारों को खड़ी कर लेंगे तो क्या होगा कि कोई बाहरी अटैक अगर होगा, तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ज़ाहिर-सी बात है कि आप अलर्ट हो जाएँगे, ठीक है? जो महाजनपद के टाइम पे हुआ। मैं फिर से कह रही हूँ स्टार मार्क कर रही हूँ, ये मैप आपके लिए जितना ज़्यादा मैं कहूँ उतना ज़्यादा शायद कम होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये है आपका अपर गैंगटिक रीजन यानी ऊपरी गंगा के मैदान। नीचे आते हैं, ये है आपका लोअर गैंगटिक रीजन, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा आपका अरेबिक सी जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ये आपका ईस्ट सेक्शन है, ये रहा आपका वेस्ट, ये रहा आपका साउथ और ये रहा आपका नॉर्थ और ये रहा हिमालयन का रीजन। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एरिया है, जो लोअर गैंगटिक रीजन है, खास तौर पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो छोटे-छोटे आपको क्षेत्र और राज्य नज़र आ रहे हैं, जनपद, महाजनपद के फॉर्मेट्स में, वो आपको लोअर गैंगटिक रीजन में नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? गंगा के मैदान होने की वजह से एरिया क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब फर्टाइल है तो क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। कैसे होगा? थ्रू द आयरन होगा। तो आयरन क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स हमारे पास है, जिससे आप एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो क्या करोगे? आप ट्रेड भी करेंगे।
है ना? तो ट्रेड से आप क्या करें, अपनी मिलिट्री जो है उसको रिफ़ॉर्म करेंगे, मिलिट्री को बेहतर बनाएँगे और साथ-साथ में मिलिट्री के साथ-साथ आपको क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, मिलिट्री को पे भी तो करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? आप ट्रेड कहाँ करेंगे? नेशनल लेवल पर ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान में तो सेल्यूकस, ग्रीक, अलेक्जेंडर या फिर जितने भी हमारे मेसोपोटामिया और रेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटा नागपुर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ से मगध में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। बिल्कुल मगध के मुकाबले अवंती भी उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली एक जनपद महाजनपद के तौर पर देखी जाती है, जिसमें उज्जैन और महिषामती 2 इसके डिफरेंट कैपिटल्स थे। ये सवाल यहाँ से कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। मगध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वज्जी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। काशी हमेशा से एक मार्केट पॉलिसी और मार्केटिंग के तौर पर कपड़े और साथ में कपड़ा जो था और घोड़ों का व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। अगेन गंधार एंड कंबोज ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एरियाज़ थे जो कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 7 की तरफ। टैक्सेशन से सवाल आता है। इस स्लाइड के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि भई मैंने ये कहा कि भई ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड कहाँ से हो रहा है? जब आप यहाँ पर एग्रीकल्चर में और ट्रेड में लोगों से टैक्सेशन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए उपज का 1/6 यानी कि 1/6 जो पार्ट था आपका, वो लिया जाता था आप लोगों से फसलों के तौर पर, ठीक है? पशुपालक कैटलमैन की अगर बात करें, टैक्सेशन हैड टू पेड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स ऑन देयर प्रोडक्ट्स यानी जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर यहाँ से लिया जाता था। ट्रेडर से सामान खरीदने और बेचने के लिए आखेटकों या फिर जो शिकार करते थे जंगलों से प्राप्त वस्तुएं, वहां से टैक्सेशन लिया जाता था। तो टैक्स क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं टैक्स एग्जैक्टली मनी फॉर्मेट में चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं राजा के सोर्सेज को अपलिफ्ट कर रहा है और आगे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। स्लाइड नंबर 8 में कृषि में परिवर्तन चेंज की बात करेंगे। दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई। हमने जब वैदिक एज के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपका जो अधिकतर जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है लोगों की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर और साथ में यहाँ पर कहीं न कहीं कैटल रेयरिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है? एग्रीकल्चर काफ़ी कम, क्योंकि लोहा नहीं था उस टाइम पे और मैक्सिमम कैटल के ऊपर डिपेंड करती है। तो पणी का नाम आपने बहुत सुना होगा, गाय के बारे में बहुत सुना होगा, जब हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में स्टडी किया था लास्ट वाले लेक्चर में। अब जब आप लेटर वैदिक फेज में एंट्री करते हैं तो अब यहाँ पर चेंज क्या नजर आ रहा है कि जो जनता है, जो जन है, वो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और साथ में अब जो कैटल के ऊपर डिपेंडेंसी थी उनकी थोड़ी बहुत कम हो गई है। अब कैटल यहाँ पर एक सोर्स के तौर पर देखे जा रहे हैं एग्रीकल्चर को आगे की तरफ लेकर जाने के लिए। अब खेतों को जोतना है तो बैल ही जोतेंगे। यहाँ पर जो है जो उसकी कह सकते हैं कि बैल की जो पावर है उसको कहीं न कहीं दिखाने का मौका यहाँ पर हलों के रूप में देखने का मौका मिल रहा है। तो आप देखिए लोहा मिल गया है यहाँ पर, तो मैंने वही आपको बताया कि जब आपके पास आयरन है, तो आप क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड से आपको क्या आ रहा है? टैक्सेशन हो रहा है। टैक्सेशन से आप मिलिट्री क्रिएट कर रहे हैं, मिलिट्री को यहाँ पर टैक्स भी कहीं न कहीं पे कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप पॉज़ करके इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात हुई है तो वो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट भी करेंगे। अब 100 करोड़ मान लो सॉरी 100 एकड़ का अनाज अब अकेले तो खाएँगे नहीं, तो क्या करेंगे? बेचेंगे भी, तो बेचने के बाद टैक्सेशन कहाँ जा रहा है? सीधा राजा के हाथ में। आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 9 की तरफ। मगध अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि स्लाइड है। पढ़ना ही है आपको, मगध से सवाल आता ही आता है, जितना आप कह लो उतना कम है। तो गंगा और सोन जो है यहाँ पर उसके बीच में मगध यहाँ पर बसा हुआ है। भाई 2 नदियों के बीच में है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा होगी। जब लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो ट्रेड होगा, अनाज ज़्यादा है, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, किंग के पास पावर ज़्यादा है, मिलिट्री पावर ज़्यादा है, राइट? तो जंगलों से जो पहले भरा हुआ था, उसको साफ करके धीरे-धीरे यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स को क्रिएट करना लोगों ने शुरू किया। मगध की बात हो रही तो बिंबिसार के बारे में बात नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। अजातशत्रु उनके बेटे के तौर पर देखे जाते, बाद में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया। और अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप को भी यहाँ पर बनवाया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, ये मैप मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा दूं, ये रहा मगध। आई होप कि आपको विजिबल होगा काफी हद तक, ठीक है? ये रहा कुरु पांचाल, तो मगध आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मगध, कौशला, यहाँ पर ये रहा गंगा, यमुना, ठीक है?
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विदेह भी है, कौसाला भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट कहीं न कहीं जनपद और महाजनपद के तौर पर देखे जाते हैं। अगेन कौन-सा पार्ट है? लोअर गैंगेटिक रीजन है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में भी मैप आप जो है ब्रॉड एस्पेक्ट्स में यहाँ पर देख पा रहे हैं। महापदम नंद। महापदम नंद कौन थे? एक काफ़ी महत्वपूर्ण रूलर के तौर पर देखे जाते हैं, बट इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि कैपेबल रूलर नहीं थे, क्षमतावान जो है रूलिंग पावर के तौर पर नहीं थे। तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था, उनका राज्य वहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? यहाँ तक फैला हुआ था। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक राजगीर जिसको हम पहले राजगृह के नाम से जानते थे, तो बिहार में क्या है? पटना। पुराना नाम पाटलिपुत्र, ठीक है? 2 कैपिटल्स थी इसकी, राजगृह और दूसरा यहाँ पर थी इनकी पाटलिपुत्र, इनकी डिफरेंट कैपिटल थी, ठीक है? सॉरी मैंने बिहार कहा है, पटना नहीं है, यहाँ पर मगध है, ठीक है जी? ये आपको ध्यान में रखना है। राजगृह जो था कि पहाड़ों से घिरा हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कैपिटल थी इनकी बिहार रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मगध फॉर मेनी ईयर्स एंड लेटर पाटलिपुत्र टुडेस पटना वाज द मेड ऑफ द कैपिटल। अगेन मैप दिखा रही हूँ आपको। मगध ये रहा बिल्कुल, ये बिल्कुल नीचे राजगिरी है, बिल्कुल उसके यहाँ पर चंपा है, अंग आप देख पा रहे हैं, ठीक है? वज्जी है, मल है, काशी है, वाराणसी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? वज्जी, वज्जी की पोजीशन एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है? बिल्कुल मगध के ऊपरी की तरफ नॉर्थ वाले सेक्शन में वज्जी बसा हुआ है। तो क्या है? इट वाज अ कैपिटल ऑफ वैशाली, स्टार मार्क करें, इंपॉर्टेंट है। किसके पास है? मगध के पास है। गवर्नेंस सिस्टम वाज गण एंड संघ, यानी कि यहाँ शासक व्यवस्था गण और संघ थी। का मतलब क्या है? कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही राजा सिर्फ राज करेगा, सभी राजा होते थे, ठीक है? कि भाई इसको रूल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट 3-4 राजा मिलकर इसके ऊपर रूल कर रहे हैं। 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करता है, और मिस्र, ये रहा इंडिया का मैप, इधर अरेबियन सी, इजिप्ट इस तरफ है, आप देख पा रहे होंगे। जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचता है, और जब उसके मगध और कूच करना चाहा तो उसने सिपाहियों ने इनकार कर दिया। बाद में भयभीत थे काफी हद तक, और वहीं से वो वापस चले जाते। तो कहाँ से वो मुड़े? व्यास नदी से वो वापस मुड़ गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहा इन शॉर्ट मैप, आप ये देख पा रहे होंगे। ये रहा वज्जी, मगध यहाँ पर, काशी का पोजीशन आप देख पा रहे हैं अगेन। और ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गंधार से और काशी से ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती थी घोड़ों की, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, जब आपको मिलेगी तो इनके नाम, खास तौर पर मॉडर्न लोकेशन कई बार आपसे पूछ लेते हैं, और कैपिटल्स। अंग की चंपा, मगध की गृह अवरेज, राजगृह, काशी इंपॉर्टेंट है। कौशल इंपॉर्टेंट है, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार इंपॉर्टेंट है, वज्जी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट मैंने 5 जनपद गिनवाए हैं, मैक्सिमम गिनवा ही दिए हैं, वहां से सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। कल हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 6 से। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन से। साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर द प्रिपरेशन के लिए।